हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सीखा और बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के मोशन को स्टडी किया गया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन। आज हम ये सीखेंगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड फील्ड में मूव कर दिया जाए तो वो क्या होगा या किस तरह का पाथ ट्रेस करेगा। उसके लिए जो सेलेक्टेड टॉपिक है वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर टॉपिक से ही क्लियर है कि एक सर्टेन वेलोसिटी को ही सेलेक्ट करता है, या यूं कह सकते हैं एक सर्टेन वेलोसिटी ही क्या होगी यहाँ पे मूव कर पाएगी। तो जैसा देखें, एक सेटअप देखते हैं कि किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह की, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी दो प्लेटें लगा ली गई। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, कुछ इस तरह से होगी। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। यहीं पर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी अगर एज्यूम कर लें एक तरह की, और उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा था कि पेज पर या प्लेन ऑफ पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड जो रिज्यूम की जाती है या एज्यूम की जाती है, उसके दो मेथड होते हैं। एक क्या होता है कि हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, और एक क्या होता है कि उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर एक फील्ड हम लोग एज्यूम करते हैं और ये बाहर की तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे मानते हैं। हम मानते हैं कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस प्लेन के आउटवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, किसी की वेलोसिटी v1 है, किसी की वेलोसिटी v2 है, किसी की वेलोसिटी v3 है, यहाँ से प्रोजेक्ट किए गए इस तरह से, ऐसे v1 v2 v3 बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या किए गए हैं, प्रोजेक्ट किए गए। अब इन चार्ज पार्टिकल पर दो तरह के फोर्स लगने हैं। दूसरे एक चीज ये देखना है कि ये इनके चार्ज क्या है। तो मान लेते हैं कि लेट चार्ज क्यू है, चार्ज ऑफ पार्टिकल बी क्यू, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, क्यू है, और इसमें क्या हुआ, इस तरह से डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। अब जब ये डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जाएंगे तब यहाँ पर देखो दो तरह के फोर्स करेंगे, वर्क करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज जब भी लेंगे हम पॉजिटिव क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस पे लगेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो उस पर क्या लगेगा, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस तरह से दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ क्यों क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देंगे। वो चार्ज जैसे ही क्यू चार्ज यहाँ पर इंटर करेगा तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा उस पर क्यू ई, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा क्यू ई, किधर, इस डायरेक्शन में। दूसरी चीज कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है क्यू ई। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, या तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन, और ये फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। या राइट हैंड पॉम रूल लगाएं कि इस तरह से स्ट्रेच करें और मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग कर्ल करें तो ये फोर्स बताएगा,
यानी इधर लगेगा क्या, क्यू वी वी, इधर लगेगा क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाएगा, तो हम क्यू वी वी लेते हैं बस। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, इन दो फोर्स के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टेड बात यह है कि अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए किसी एक वेलोसिटी के लिए, क्यू ई तो कांस्टेंट है, जो चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्यू ई फोर्स कांस्टेंट हो गया। बट फॉर ए सर्टेन वेलोसिटी अमंग v1 v2 v3 and vn of course, on which qvv become equal to qe, there is no net force acting on the charge particle. It means charge particle goes through this path by undeflected. कोई उसमें किसी टाइप का डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, यानी चार्ज पार्टिकल जो आएगा कुछ इसी तरह से ये निकल जाएगा ऐसा। इस चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। बाकी की वेलोसिटी जो इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी वो इसी फील्ड में ट्रैप हो जाएगा। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं एक सर्टेन वेलोसिटी ही क्या हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी का पार्टिकल इस सिस्टम से बाहर निकल आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें कुछ चीजें जो है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट इन ए रीजन, एक रीजन हमारे पास है, रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ई किधर है, y के अलोंग है, एंड मैग्नेटिक फील्ड किधर है, z एक्सिस के अलोंग है, इधर आएगा पॉजिटिव z एक्सिस, bz है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि सम चार्ज पार्टिकल विच मैग्नीट्यूड इज q बट प्रोजेक्टेड बाय डिफरेंट वेलोसिटी से v1 v2 एंड v3। सम चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q each, सबके चार्ज क्या हैं, q हैं, आर प्रोजेक्टेड बाई v1 v2 vn वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। इस तरह से ऐसा हमने किया सिस्टम में। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर ए सर्टेन वेलोसिटी, क्या कहेंगे, सो दैट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस तरह का होगा, तो हम कहेंगे कि पहला होगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लगेगा Q इंटू ई। सेकेंड लगेगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, Q वी बी साइन थीटा, और थीटा वेलोसिटी और फील्ड के बीच थीटा 90 डिग्री है, तो Q वी बी लिखता हूँ क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हम कह रहे हैं कि फॉर ए सर्टेन वेलोसिटी v, if electrostatic force become magnetic force, so we can say QE must be equal to QVB। लिख पाएंगे एक सर्टेन वेलोसिटी, क्योंकि ये वेरिएबल ये चेंज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कांस्टेंट है, बट ये तो वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। तो एक सर्टेन वेलोसिटी के लिए हम मानते हैं कि ये फोर्स इसके बराबर हो जाता है, तो वहां से हमको मिलेगा क्या, v इक्वल टू ई बाई बी। यानी एक ऐसा चार्ज पार्टिकल या इन सारे चार्ज पार्टिकल में एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी ई बाई वी के बराबर होगी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रीजन, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। तो जिसका रेशियो इसके वेलोसिटी के बराबर होगा, ओनली दैट पार्टिकल कैन गोज थ्रू देयर अनडिफ्लेक्टेड, otherwise charge particle can be deflected by or trapped by this medium। इस मीडियम की वजह से ट्रैप हो जाएगा। तो ये डिवाइस एक सर्टेन चार्ज पार्टिकल को ही अलाउ कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ई बाई वी होगी, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग अबाउट दिस डिवाइस। मतलब एक सर्टेन चार्ज पार्टिकल को ही ये क्या करता है, अलाउ करता है, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, और वो v कैसी होनी चाहिए, e बाई बी के इक्वल होनी चाहिए। e इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रीजन एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस रीजन। अब क्वेश्चन है कि इसकी जरूरत क्या है। तो इसमें यह है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, उसमें एक सर्टेन वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल हमको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम वेलोसिटी सेलेक्टर लगाते हैं। एक और एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री में हायर क्लास में पढ़ोगे सब लोग, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी ये होता है। बोर्ड में मास स्पेक्ट्रोमीटर है नहीं, अदरवाइज मैं इसको कवर करता, हायर स्टडी में जरूरत पड़ती है इसको। तो उसका एक पार्ट होता है वेलोसिटी सेलेक्टर, और फिर एक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसके बेस पर वहाँ पे हर चार्ज पार्टिकल का ई बाई एम की रिलेशन निकाले जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में। बहरहाल वो हमारे टॉपिक का नहीं है, वेलोसिटी सेलेक्टर है, इसको सब लोग नोट करें। दूसरा एप्लीकेशन है, एक और डिवाइस है कह सकते हैं, साइक्लोट्रॉन। इसी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के वर्क करता एक और डिवाइस जिसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं हाई एनर्जी से, उसको एक हाई एनर्जी देते हैं और या हाई वेलोसिटी देते हैं। वो एक्सेलरेट करने के लिए, ए डिवाइस टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल, डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू ए हाई एनर्जी और वेलोसिटी। हाई एनर्जी और वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेट किया जाता है चार्ज पार्टिकल को। अब इस हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल की हमको ज़रूरत कहाँ है, तो इसको हमको न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है। न्यूक्लियस को तोड़ने में काम आते हैं, या और बहुत सारी स्टडी में, एटम की स्टडी में इसकी ज़रूरत पड़ती है साइक्लोट्रॉन की। अब ये दूसरा ये है, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली दो चीज़ों पर वर्क करता है, दो प्रिंसिपल पर। पहला ये है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर सेंड करते हैं तो वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। पहली चीज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक तो यही चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या यूज है। आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को भेजे थे और प्रोजेक्ट करके देखा गया था कि वो बहुत सारे टाइप के पाथ ट्रेस करता था, उसमें से एक सर्टेन पाथ हम सेलेक्ट करेंगे जिस हमको यहाँ पे ज़रूरत होगी। दूसरा ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरह से रिपीट कर दिया जाए
तो बार बार उस पर क्यूई फोर्स लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन होता रहेगा। तो बेसिकली अगर कोई चीज़ को रिपीट करना है कहीं पे, तो पहली चीज़ तो उसको वापस लाना होगा। तो वापस लाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ताकि एक पाथ कवर करने के बाद फिर वापस आए और फिर आए। जब जितनी बार आएगा उतनी बार क्यूई फोर्स लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। जैसे इससे पहले का फिगर अगर याद हो तो सीधा जा रहा था वहाँ पे, सपोज अनबैलेंस फोर्स होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ता, अगर फिर से वापस उसको लाया जाता तो और ज़्यादा मुड़ता। तो इस तरह से वो एक्सिलरेट होता है। यानी दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ऑन रिपीटिंग ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम एक्सिलरेटेड, या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल influence of electric field is accelerated। ये एक्सेलरेटेड होता है और बार बार अगर रिपीट करेंगे तो और ज्यादा एक्सेलरेट होगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे, कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें हैं। एक तो होता है डीज होते हैं, या ये डी शेप के कंडक्टर लिए जाते हैं। कैसे होते हैं जरा सा देखो, डी शेप के दो कंडक्टर लेते हैं। ये कंडक्टर के बाउल आप समझे, डी शेप मतलब कंडक्टर के बाउल समझा जाए। ये दो डी शेप के समझे क्या है, बाउल हैं एक कंडक्टर के। इट्स मेड फ्रॉम कंडक्टर, और ये कंडक्टर के बने हैं। इन दोनों कंडक्टर को एक और डिवाइस में हम कनेक्ट करते हैं, जिसको हम बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटेड एक डिवाइस है, ओसिलेटर। इसका काम क्या है कि ये पोलैरिटी चेंज करता रहता है, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलता रहेगा, ये ओसिलेटर। और ये डीज हैं, किसके हैं, कंडक्टर के। कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद करोगे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, डीज। डीज के बाद दूसरा क्या है, ओसिलेटर। ऑसिलेटर एक कंप्यूटर ऑपरेटेड डिवाइस है टू चेंज द पोलैरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार इसको पॉजिटिव बनाएगा किसी इंस्टेंट में और इसको निगेटिव अगले इंस्टेंट में, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव बनाएगा, जिससे यहाँ कभी पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ निगेटिव बनेगा और यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ निगेटिव। सपोज पहले केस में ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये निगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो ये ऑसिलेटर कंप्यूटर ऑपरेटेड रहता है और ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इसकी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वेरी करता रहता है। ये इसका काम है, किसका, ऑसिलेटर का काम। अब इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन हम लोग चेक करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इनिशियली, एक दूसरी चीज, थर्ड चीज, मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस प्लेन के आउटवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड।
इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये थर्ड चीज। बी कैसे है, इसके आउटवर्ड इस तरह से। अब अगर इसमें एक चार्ज पार्टिकल इस पे मोशन करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप पाओगे इस पर फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। जरा सा सोचो, हम एक बात करते हैं कि वर्किंग में इनिशियली इसको D1 बोलते मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। इनिशियली लेट D1 be positive and D2 be negative। इनिशियली हम क्या मानते हैं कि D1 पॉजिटिव है और D2 क्या है, वो निगेटिव है थोड़ी देर के लिए। उससे क्या है, उससे ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। यानी ये कौन कर रहा है, बाई ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से पहले हमने क्या कर लिया कि एक को पॉजिटिव कर लिया और दूसरे को क्या किया, निगेटिव। D1 को पॉजिटिव किया और D2 को क्या किया, निगेटिव किया। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ऐसा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, हम कहेंगे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इनिशियली मानते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रख के किसी तरह से या इलेक्ट्रिक फोर्स लगा किससे, QE, और इधर मोशन किया इतना दूर। जैसे मोशन करेगा इस D के अंदर आ जाएगा और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मतलब यहाँ जैसे D के अप्रोच में आएगा, इस इन कैविटी से बाहर जैसे निकल के इस D में आएगा या इस D में आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर इज जीरो। उसको भी यहाँ लिखते हैं, ड्यू टू ऑसिलेटर इफ ए चार्ज Q, एक चार्ज Q है एंड मास M इज प्लेस्ड इन बिटवीन D's ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से फोर्स, इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स या अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा इधर। एज वेल एज इट इंटर इन D, their electric field is vanish. As well as it enter in D, E become zero. E become, electric field become zero. Hence, only magnetic force is acting. जैसे ही इसमें D में इंटर किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और तब यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। आप जरा सा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब ये पार्टिकल यहाँ ना जाके इस डायरेक्शन में ना जाके बल्कि नीचे इस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पहुंचेगा। एंड उसी इंस्टेंट में ये ऑसिलेटर क्या करेगा,
पोलरिटी चेंज कर देगा। एट सेम इंस्टेंट ऑसिलेटर चेंज इट्स पोलरिटी। और जैसे ऑसिलेटर ये पोलरिटी चेंज करेगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, ये निगेटिव बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये इधर मुड़ जाएगा, इधर एक्सिलरेट होगा, कैसे, इधर ऐसे। और जैसे एक्सिलरेट होके यहाँ पहुंचेगा, फिर से वही कहानी होगी, फिर से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स देखो कैसे लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर जाएगा, फिर ये पोलरिटी चेंज करेगा। तो इस दौरान ऐसा होने से इसमें कैसा मोशन हो रहा है, ऐसा होगा। और हर बार ये एक्सिलरेट भी होगा जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, और इस तरह से मोशन करता हुआ ये चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएगा, यहाँ से इसको हम एग्जिट देंगे। तो एवरी पॉइंट पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, और इसका मोशन इस तरह से हो रहा है कि एक स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा है। इससे पहले का जो आपने डिस्कस किया था वो क्या था, हेलिकल पाथ था, और ये क्या है, स्पाइरल पाथ है। एक स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ इस तरह से ये मोशन करेगा। ऐसा यहां से हमने शुरू किया था, यहाँ गया था, फिर ऐसे एक स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ ये मैक्सिमम रेडियस पर, जो कि ऑसिलेटर की रेडियस होगी, यहाँ से एग्जिट करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? और हर बार जब ये टर्न लेगा, हर बार एक्सेलरेट होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कब तक? ये लास्ट रेडियस तक इसकी बढ़ेगी। अब इसका रेडियस का इक्वेशन हमने इससे पहले निकाला था, एक सर्कुलर पाथ है, लास्ट रेडियस की बात करो तो सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस क्या होता है हमने निकाला है, mb/qb। और दूसरी चीजें क्या है, और दूसरी चीजें ये हैं कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ चीजें देखें जो हमने पहले डेराइव किया था, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। एट द फाइनल पॉइंट, जहां से एग्जिट कर रहा है, एट फाइनल पॉइंट रेडियस r इक्वल टू क्या होता है, mb/qb होगा। qb वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, qbr/m, qbr/m। अब सिंस मोशन है तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू हाफ mv², हाफ m इंटू v², मतलब ये है q² b² r²/m², यानी एनर्जी जो होगी, या k ही लिखते हैं, हाफ q² b² r²/m। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी। तो इस तरह से वो एक्सिलरेट हो गया और उसकी एनर्जी क्या हो गई, हायर हो गई एनर्जी। और इसका यूज हमने पहले बताया किसमें होता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। और इस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का यूज न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी के लिए हम लोग करते हैं। टाइम पीरियड भी हम यहाँ से इसका निकाल सकते हैं, वही इक्वेशन जो इससे पहले आपने सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड निकाला था वो यहाँ भी आ जाएगा। पहला, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि टाइम पीरियड और इससे क्या रिलेशन। एक टाइम पीरियड इस ऑसिलेटर का है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड है, और एक टाइम पीरियड इस चार्ज पार्टिकल का है। और टाइम पीरियड का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड का इक्वेशन होता था πm/qb टाइप से एक होता था। तो वहां पर, या इसका टाइम पीरियड अगर हम लिखें, देखिए टाइम पीरियड, ये डिस्टेंस कितनी है, 2πr,
टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड। ये डिस्टेंस पूरी कितनी है 2πr, वेलोसिटी क्या है v है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πr और वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है qbr/m। तो यहाँ से मिलेगा हमको टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb। ये एक्चुअली पहले से ही कैलकुलेटेड है, हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है इसको। तो यहाँ से एक टाइम पीरियड इस चार्ज पार्टिकल का है कि एक चक्कर लगाता है, और एक टाइम पीरियड इस ऑसिलेटर का होगा कि उसी टाइम पर ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, और ये दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं। मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है कि पोलैरिटी चेंज करना और एक चक्कर कंप्लीट करना, ये दोनों मैच किया रहता है। इस हिसाब से जैसे ही मुड़ के यहाँ आएगा तैसे पोलैरिटी चेंज होगी और फिर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्या कितनी एनर्जी दी जा सकती है, क्या इतनी एनर्जी दी जा सकती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे और ये चार्ज पार्टिकल फिर से एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा लेंगे वहाँ पे, हाफ mc² के अकॉर्डिंग E=mc²। क्या इतनी एनर्जी दी जा सकती है, क्या इतनी वेलोसिटी दी जा सकती है, ये क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है कि नहीं, इतनी एनर्जी नहीं दी जा सकती। इतनी एनर्जी क्यों नहीं दी जा सकती, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।